आज से करीब 9000 साल पहले की बात है। जगह थी चीन का एक गांव जिसका नाम था जियाहू। वहाँ किसी अनजान किसान ने चावल, शहद और जंगली फलों को एक मिट्टी के बर्तन में यूं ही छोड़ दिया, शायद जानबूझकर या शायद भूलकर। जब हवा में मौजूद यीस्ट ने उस मिक्सचर पर हमला किया तो कुछ अजीब सा हुआ। मिक्सचर बदबूदार हो गया, बुलबुले उठने लगे और जब उस किसान ने उसे पिया तो उसे जो फील हुआ, जो महसूस हुआ, वो शायद इंसान को पहली बार महसूस हो रहा था। लेकिन आज की हमारी कहानी पहली बार शराब बनने की कहानी नहीं है। कहानी इस बात की है कि इंसान ने शराब के लिए क्या क्या किया। जैसे कि क्या आप कभी इस बात को मानेंगे कि इंसान ने खेती पेट भरने के लिए नहीं बल्कि नशा करने के लिए शुरू की थी। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हमारे पूर्वजों ने गेहूं और जौ की खेती रोटी के लिए नहीं बल्कि बियर बनाने के लिए शुरू की थी। यानी इतिहास की वो सबसे बड़ी घटना, यानी एक जगह रुककर खेती करना, जिसे हम इंसानी सभ्यता की शुरुआत मानते हैं, हो सकता है वो रोटी के लिए नहीं बियर के लिए की गई हो। आज हम बात करेंगे शराब की कई बातों की, जो कि आपको शराब को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करेगी। आपको शायद नहीं पता होगा कि एक सड़े हुए फल के रस ने कैसे मिस्र के पिरामिड खड़े करवाए, कैसे अटलांटिक महासागर में इंसानों की खरीद फरोख्त का सिस्टम इस फल के रस ने बनवाया, और कैसे आज की सरकारें इसके टैक्स के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। कैसे भारत में इस शराब की मॉडर्न कहानी लिखी गई और लाखों लोगों की मौत होने का कारण होने के बाद भी सरकारें इसे बैन नहीं करती। आज हम जानेंगे इस शराब की पूरी कहानी को, जिसने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो एक फर्मेंटेड ड्रिंक ने पूरी इंसानी सभ्यता में क्या क्या कारनामे किए और कैसे हमारी पूरी सभ्यता को बदल दिया, इस कहानी में हम अब वापस लौटते हैं। 9000 साल पहले चीन के उस किसान पर लौटें, तो जब उस किसान ने उसे पिया तो शायद इतिहास का पहला नशा उसके दिमाग में उतरा। यह इंसानी इतिहास की सबसे पहली शराब मानी जाती है। अब ये बात हमें कैसे पता चली? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के आर्कियोकेमिस्ट पैट्रिक मैकगवर्न ने जियाहू में मिले मिट्टी के बर्तनों के अंदरूनी हिस्से को लैब में टेस्ट किया। वहाँ मिले केमिकल के रिमेन्स या अवशेषों से पता चला कि उस बर्तन में चावल, शहद और फल एक साथ फर्मेंट हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही दौर था जब चाइना में चावल की खेती भी अपने शुरुआती स्टेज में थी। यानी जिस वक्त इंसान अनाज उगाना सीख रहा था, ठीक उसी वक्त वो अनाज को सड़ाकर नशा बनाना भी सीख रहा था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था या इंसान का शरीर पहले से ही शराब के लिए तैयार बैठा था? यूसी बर्कले के एक बायोलॉजिस्ट है रॉबर्ट डडली। इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसे द ड्रंकन मंकी थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे बहुत पुराने पूर्वज जो पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट थे, वो जंगल में गिरे हुए फल खाते थे। इसमें से कुछ फल सड़ भी जाते थे। सड़े हुए फलों में हल्की मात्रा में अल्कोहल बन जाता था। अल्कोहल की ये महक उनके लिए एक सिग्नल थी कि ये फल पूरा पका हुआ है और कैलोरी से भरपूर है। धीरे धीरे ये सिग्नल हमारे डीएनए में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह बैठ गया। यानी डडली ये लॉजिक देते हैं कि हम शराब की तरफ सिर्फ इसलिए नहीं खिंचते क्योंकि ये एक सोशल हैबिट है। हम शायद लाखों सालों से जैविक तौर पर यानी बायोलॉजिकली इसे ढूंढने के लिए बने हुए हैं। हालांकि साइंस की दुनिया में ये थ्योरी अब भी डिबेट का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हर वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन इस थ्योरी को थोड़ा और सपोर्ट मिलता है जेनेटिक्स की एक रिसर्च से। साइंटिस्ट ने पाया कि करीब 1 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज एप्स के डीएनए में एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ था। इस म्यूटेशन ने उनके शरीर में मौजूद एक एंजाइम, जिसे ADH4 कहते हैं, वो डेवलप हुआ। ये एंजाइम अल्कोहल को करीब 40 गुना तेजी से डाइजेस्ट करने की ताकत देने लगा। यानी ठीक उसी दौर में जब हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरकर जमीन पर सड़े हुए फल खाने लगे थे, उनका शरीर भी अल्कोहल को झेलने के लिए बदल गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंसान और अल्कोहल का ये रिश्ता शायद हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। लेकिन यहीं पर इस कहानी में एक पेंच भी है। हमारी बायोलॉजी सिर्फ 5 से 10% अल्कोहल, जो कि कुदरती फर्मेंटेशन से मिल जाता है, उसी को पचाने के लिए इवॉल्व हुई थी। जब बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में इंसानों ने 40% से ज़्यादा हार्ड शराब बनानी शुरू की, तो हमारा शरीर उसे झेलने के लिए तैयार ही नहीं था।
ये जो बायोलॉजिकल मिसमैच है, यही आज की लत और मौतों की असली जड़ भी है। लेकिन सवाल यह है कि इससे ये बात कहाँ से पता चली कि इंसान ने खेती नशे के लिए ही शुरू की। ट्रेडिशनल इतिहास हमेशा से यही कहता आया है कि पेट भरने के लिए गेहूं को उगाया गया, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि ब्रायन हेडन इससे बिल्कुल अलग एक थ्योरी देते हैं। उनका कहना है कि शुरुआती दौर के जंगली अनाज बहुत ही कड़े होते थे और उन्हें पकाना मुश्किल था, लेकिन उन्हीं अनाजों को सड़ाकर बियर बनाना रोटी बनाने से कहीं ज़्यादा आसान था। और ये बियर धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम्स के लिए बेहद ज़रूरी मानी जाती थी। यानी इस थ्योरी के मुताबिक इंसानी सभ्यता की नींव सिर्फ भूख मिटाने की ज़रूरत ने नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं नशे की चाहत ने भी रखी। तो क्या हमारी सभ्यता की शुरुआत हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उलझी हुई है? आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। फिलहाल अगर आगे बढ़े तो जैसे जैसे इंसान ने खेती शुरू की और सभ्यताएं बसने लगी, शराब ने एक नया रोल निभाना शुरू किया। अब ये सिर्फ नशे की चीज़ नहीं रह गई, बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक धागा भी बन गई। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में बियर को इतना पवित्र माना गया कि उन्होंने इसके लिए एक अलग से देवी बना दी। इनका नाम था निनकासी। हालांकि जहां पर इस तरह की चीज़ें होती हैं वहां पर मिथक भी थोक के भाव में साथ आते हैं, और ऐसा ही एक मिथक है जो शायद आपको हैरान कर दे। इतिहास में अक्सर ये बात कही जाती है कि प्राचीन काल में पानी बीमारियों से भरा हुआ था, इसलिए लोग सेफ रहने के लिए बियर पीते थे। ये तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं को बैक्टीरिया का कोई नॉलेज नहीं था और वे कुआं या साफ झरने का पानी पीते थे। बियर इसलिए इतनी अहम थी क्योंकि ये कैलोरी और न्यूट्रिशन का एक बड़ा सोर्स होती थी। यहाँ तक कि इजिप्ट के पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को उनकी सैलरी बियर के फॉर्म में दी जाती थी। हालांकि ये आज की कोई लिक्विड या छनी हुई बियर नहीं होती थी, बल्कि एक गाढ़ा या दलिया जैसा मिक्सचर होता था जिसे खाया और पिया दोनों जाता था। इससे उन्हें भारी काम करने की ताकत मिलती थी। मेसोपोटामिया से लेकर इजिप्ट तक ये शराब सिर्फ नशे की चीज़ नहीं थी, बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी को चलाने वाला फ्यूल भी थी। लेकिन दोस्तों, इंसान की फितरत कभी शांत नहीं रहती। वो इस हल्की सी खुमारी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, उसे कुछ और हार्ड चाहिए था, और ये उसे मिलने वाला था एक ऐसी जगह से जिसके बारे में सोचकर भी हैरानी होती है। देखो, हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है, उसके बाद वो काम की नहीं रहती। शुरुआती शराब के साथ भी कुछ ऐसा ही था। शराब पहले नेचुरल फर्मेंटेशन से बनाई जाती थी और इसकी एक लिमिट होती थी। जैसे ही किसी मिक्सचर में अल्कोहल 15% के आसपास पहुंचता था, वो यीस्ट जो इसको बनाता था, जो इस फर्मेंटेशन से इसको बना रहा था, वो खुद ही मरने लगता था। यानी कि नेचुरल तरीके से शराब इससे ज़्यादा अल्कोहलिक बना पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन ये पॉसिबल हुआ 8वीं सदी के बगदाद में, वो भी इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान। सोच कर देखो कि जिस धर्म में शराब को सख्ती से हराम बताया गया है, उसी सभ्यता में जाबिर इब्न हय्यान और अल किंदी जैसे साइंटिस्ट हुए। उन्होंने डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए शराब को और भी हार्ड और ख़तरनाक बनाने वाली टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों, क्योंकि बगदाद का जिक्र हुआ है तो मैंने सोचा आपको बताऊं कि ये जो अंग्रेजी का अल्कोहल शब्द है, ये भी अरबी भाषा के अल-कुहल से आया है। इसका मतलब होता है आंखों में लगाने वाला बारीक पाउडर या काजल। लेकिन सवाल है कि काजल का नाम पीने वाली शराब कैसे बन गया? दरअसल 16वीं सदी में जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्टिलेशन से निकलने वाली किसी भी चीज़ के प्योर एसेंस या जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से शुद्ध चीज़ निकलती थी, उसको अल्कोहल कहना शुरू कर दिया। यानी कि वाइन से निकली इस हार्ड शराब को अल्कोहल ऑफ वाइन कहा गया। यही अल्कोहल ऑफ वाइन बाद में सिर्फ अल्कोहल नाम से जाना जाने लगा। यूरोप में इस हार्ड शराब या स्पिरिट्स को बुखार या प्लेग की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जंग के मैदान में भी इसको उतारा गया। यूरोपियन सेनाएं अपने सैनिकों को ठंड और डर से बचाने के लिए जंग से पहले जिन का बिल्कुल शुरुआती रूप पिलाती थी। इतिहास में इसे डच करेज कहा गया, क्योंकि ये इंसानों में बहादुरी पैदा करती थी। लेकिन दोस्तों, जल्दी ही दवा और साहस के नाम पर शुरू हुआ शराब का ये सफ़र नशे के एक बहुत ही खतरनाक ग्लोबल ट्रेड में बदलने वाला था। बगदाद में जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से शराब डेवलप हुई, उसको सिर्फ एक ड्रिंक से बदलकर एक ग्लोबल हथियार बना दिया गया। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपियन साम्राज्यों ने इसे करेंसी की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इस सदी तक आते आते यूरोपियन एम्पायर तेजी से फैल रहे थे। इस नए ग्लोबल इकोनॉमी में शराब सिर्फ पीने की चीज़ नहीं थी,
शुगर प्लांटेशन, मोलेसिस और रम ने अटलांटिक इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई। कैरेबियंस में गन्ने की खेती से शुगर बनती थी, शुगर प्रोडक्शन से मोलेसिस मिलता था और मोलेसिस से रम बनती थी। लेकिन इस पूरी इकोनॉमी के पीछे एक इंसानी कीमत थी जिसे देखकर आज भी इतिहास शर्मिंदा होता है। अटलांटिक स्लेव ट्रेड में यूरोपियन व्यापारियों ने अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड गुड, जिनमें अल्कोहल भी शामिल था, उसे अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया। इसके बदले एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स को खरीदा गया और उन्हें अमेरिकाज में जबरन ले जाया गया। वहां उन्हें प्लांटेशन पर काम करने के लिए मजबूर किया गया, यानी शुगर बनी, मोलेसिस बनी और रम बनी। इयन विलियम्स नाम के एक लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि कैरेबियन के गन्ने के खेतों से बनी रम अटलांटिक स्लेव ट्रेड की करेंसी जैसी हो गई थी। यूरोपियन व्यापारी रम लेकर अफ्रीका के तट पर जाते, वहां रम के बदले इंसानों को खरीदते, रम के बदले इंसानों को खरीदते और उन्हें कैरेबियन के गन्ने के खेतों में मरने के लिए भेज देते। करोड़ों इंसानी जिंदगियों की कीमत बैरल में भरी हुई रम से तय हो रही थी। लेकिन इस कोलंबियन एक्सचेंज ने खुद यूरोप को भी हमेशा के लिए बदल दिया। कॉलोनियल चीनी और रम की इस बाढ़ ने यूरोप में हार्ड शराब को इतना सस्ता कर दिया कि ये अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रही, बल्कि यूरोप की वर्किंग क्लास की लत भी बन गई। यानी कि साम्राज्यवादियों की शराब ने सिर्फ गुलामों को नहीं, बल्कि उनके समाज को भी खोखला करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अपनी ही सोसाइटी को खराब होता देखने के बाद भी यूरोपियंस ने शराब पर बैन क्यों नहीं लगाया? इसका जवाब यह है कि साम्राज्यवादियों के लिए शराब एक इकोनॉमिक टूल के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक हथियार भी थी। जब यूरोपियंस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने वहां के नेटिव अमेरिकन्स और एबोरिजिनल्स को शराब की लत लगाई। यूरोपियंस ने जानबूझकर शराब का इस्तेमाल एक साइलेंट वेपन की तरह किया। उन्होंने नेटिव कबीलों के सामाजिक ढांचे को तोड़ने के लिए उनके इलाकों में सस्ती शराब की बाढ़ ला दी, ताकि वो नशे और गरीबी में कमज़ोर पड़ जाए और उनकी ज़मीनों पर आसानी से कब्जा किया जा सके। शराब ने बंदूकों से भी ज़्यादा खामोशी से इन कबीलों को तबाह कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के दौर में शराब मास प्रोडक्शन की मशीन बन चुकी थी। 18वीं सदी के लंदन ने इतिहास का एक बेहद डार्क दौर देखा, जिसे कहा जाता है जिन क्रेज। उस दौर में फैक्ट्रियों में काम करने वाले गरीब मजदूरों की हालत बहुत ख़राब थी। दर्द था, भूख थी और इन सबसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में सस्ती और जल्दी नशा देने वाली जिन शराब जो थी, उनके लिए एक तरह का एस्केप बन गई। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि लोग जिन को ख़रीदने के लिए अपने कपड़े बेच देते, अपना घर बेच देते और कुछ मामलों में तो अपने बच्चों तक को बेचने की नौबत आ गई थी। इतिहासकार इसे सिर्फ एक नशे की लत नहीं मानते, ये एक ऐसी क्लास की चीख थी जो सिस्टम से पूरी तरह हार चुका था। ये दिखाता है कि गरीबी और लाचारी इंसान को कहाँ तक ढकेल सकती है। उस दौर के एक मशहूर आर्टिस्ट विलियम होगार्थ ने एक तस्वीर बनाई थी जिसका नाम था जिन लेन। उस तस्वीर में एक माँ अपने बच्चे को गोद से गिरा रही है क्योंकि वो खुद नशे में डूबी हुई है। ये कोई इमेजिनरी बात नहीं थी। उस दौर की सड़कों में ये सच्चाई साफ तौर पे झलकती थी। हालात इतने बिगड़ गए कि 18वीं सदी के बीच में आते आते, यानी खासतौर पे 1751 के आसपास, ब्रिटिश सरकार को सख्त जिन एक्ट पास करने पड़े ताकि इसकी बिक्री और टैक्स पर सख्ती लाई जा सके। लेकिन इससे भी कोई खास असर नहीं पड़ा। शराब की लत जस की तस बनी रही। ये बात दिखाती है कि सिर्फ कानून बना देने से नशे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जब तक उसकी असली जड़ यानी गरीबी और लाचारी को दूर न किया जाए। लंदन के गरीबों को तो इस शराब ने निगल लिया, लेकिन जब यही शराब ब्रिटिश हुक्मरान लेकर भारत पहुंचे तो उन्होंने शराब को एक अलग तरीके से हथियार बनाया। अंग्रेजों ने भारतीयों को शराब से नहीं मारा, बल्कि शराब को लूट का एक कानूनी जरिया बनाकर भारतीयों को सता लिया। ऐसा नहीं है कि भारत में शराब अंग्रेज लेकर आए थे। यहाँ शराब कोई नई चीज़ नहीं थी। सोम, सुरा, महुआ और ताड़ी जैसी कई चीज़ें सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा थी। मुगलों और मराठों के दौर में शराब पर आबकारी टैक्स पहले से मौजूद था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत आकर इस टैक्स को लूट की एक क्रूर इंडस्ट्रियल मशीन में बदल दिया। अंग्रेज़ों के टैक्स सिस्टम को एक ऐसी शराब चाहिए थी जिसे टैक्स कलेक्टर बैरल और लीटर के हिसाब से नाप सके। जंगलों और घरों में बनने वाली देसी शराब को नापना और उस पर टैक्स लगाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए उन्होंने लोकल लेवल पर बनने वाली महुआ और ताड़ी को इल्लीगल घोषित कर दिया।
इसके बदले उन्होंने पूरे भारत में अपनी सेंट्रलाइज्ड सरकारी डिस्टिलरीज लगाई और वहां बनने वाली बेहद घटिया और सस्ती शराब यानी एरेक की मोनोपोली बना ली। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेजों को अमीरों की शराब जैसे स्कॉच बेचकर उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितना प्रॉफिट गरीब भारतीय मजदूरों को इस सस्ती शराब की लत लगाकर आ रहा था। धीरे धीरे गरीब की जेब से निकली ये शराब सीधे लंदन के खजाने को भरने वाली पाइपलाइन बन गई। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते इन क्रूर आबकारी कानूनों ने भारत को पूरी तरह से जकड़ दिया था। इसकी एक झलक बंगाल की रिपोर्ट से मिलती है। 1894-95 की बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के मुताबिक अकेले कंट्री स्पिरिट से सरकार को 65 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला था, जबकि ताड़ी से करीब 10 लाख रुपए और मिला। यानी सिर्फ इन दो तरह की लोकल शराब से लगभग 75 लाख की सरकारी कमाई हुई। और ये कोई साधारण खुला या ओपन मार्केट नहीं था। कई इलाकों में शराब के प्रोडक्शन और बिक्री को डिस्टिलरी सिस्टम, लाइसेंसेस और ऑक्शन मोनोपोली के जरिए कंट्रोल किया गया। 1902 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश डेटा के मुताबिक एक्साइज रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा लिकर की बिक्री के मोनोपोलीज डिस्टिलरी में बने स्पिरिट्स पर स्टिल हेड ड्यूटी और लाइसेंस स्टिल से आता था। यही वो लिकर पॉलिसी थी जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने 20वीं सदी में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने देश भर में शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग करवाई, यानी लोग दुकानों के सामने बैठकर बाकियों को अंदर जाने से रोकते थे। यह आंदोलन असल में एक दो धारी तलवार था। एक तरफ ये भारत के गरीब मजदूर वर्ग को नशे की लत और महिलाओं को शराब से जुड़ी घरेलू हिंसा से बचाने का एक बड़ा सामाजिक सुधार था, और दूसरी तरफ ये ब्रिटिश खजाने पर सीधा आर्थिक हमला भी था, क्योंकि शराब का टैक्स औपनिवेशिक सरकार की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन क्या ये खेल सिर्फ भारत तक लिमिटेड था? जल्दी ही पूरी दुनिया की सरकारों को समझ आने लगा था कि शराब सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जब महात्मा गांधी भारत में शराब के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, तब उसी दौर में 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ। इस दौरान कई देशों की सरकारों को अचानक एहसास हुआ कि शराब उनकी आर्मी और उनकी इकोनॉमी दोनों के लिए खतरा बन सकती है। ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने एक बार कहा था कि वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से ज़्यादा शराब से लड़ रहे हैं। रशिया में जार निकोलस सेकेंड ने वोडका पर बैन लगा दिया। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जंग के दौरान अनाज की भारी कमी हो गई थी और सरकारें चाहती थी कि गेहूं और जौ जैसा अनाज शराब बनाने की बजाय सीधे सैनिकों और आम जनता के खाने में इस्तेमाल हो। सबसे बड़ा कदम उठाया अमेरिका ने। 1920 में अमेरिका ने वोल्स्टेड एक्ट लागू किया और पूरे देश में शराब के बनाने, बेचने और कहीं भी ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इतिहास में प्रोहिबिशन इसे कहा जाता है, लेकिन ये पाबंदी शराब को ख़त्म करने की बजाय एक बिल्कुल नया क्राइसिस खड़ा करने वाली थी। एक ऐसा चैलेंज जिसने आज की अंडरवर्ल्ड और माफिया इकोनॉमी की नींव रख दी। इतिहासकार इयन गेटली अपनी किताब में लिखते हैं कि अमेरिका का ये प्रोहिबिशन एक तरह का मोरल क्रूसेड था जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाबंदी लगने से शराब तो गायब नहीं हुई, लेकिन इसने एक पूरा ब्लैक मार्केट चुपचाप खड़ा कर दिया। गुपचुप तरीके से चलने वाले बार आए जिन्हें स्पीक इजी कहा जाता था। हर गली मोहल्ले में ये स्पीक इजी खुल गए। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि हज़ारों गुपचुप बार चल रहे थे। ऑफिशियल बार से भी कहीं ज़्यादा इनका नंबर हो गया था। इसी दौर में शिकागो के अल कैपोन जैसे गैंगस्टर्स ने अवैध शराब की तस्करी से इतना पैसा कमाया कि वो अपने शहर की पुलिस और नेताओं तक को खरीदने की ताकत रखने लगे। सरकार जिस चीज़ को रोकना चाहती थी, उसी पाबंदी ने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी, यानी समानांतर अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था कानून से भी ज़्यादा ताकतवर बन गई। लेकिन इतिहासकार लीसा मैकगिर इससे थोड़ा अलग नज़रिया देती हैं। वो मानती हैं कि प्रोहिबिशन भले ही फेल हुआ हो, लेकिन इसने अमेरिका में एक मजबूत फेडरल पुलिस सिस्टम की भी नींव रखी, जिसका असर आगे चलकर FBI जैसे इंस्टीट्यूशंस और आगे के ड्रग या एंटी ड्रग कानूनों में भी दिखा। इस पूरी कहानी का दोस्तों एक और पहलू है जो आज के भारत से सीधा जुड़ता है। महात्मा गांधी ने शराब को ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का हथियार बताया था, लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज की सरकारें भी उसी पुराने कॉलोनियल मॉडल को अपना रही हैं? असल में कहानी से थोड़ी अलग और ज़्यादा पेचीदा है। भारत में GST लागू होने के बाद राज्य सरकारों ने अपना अलग टैक्स लगाने का अधिकार काफ़ी हद तक खो दिया है। आज स्टेट्स के पास अपना खजाना भरने के लिए मेनली पेट्रोल और शराब ही बचे हैं। भारत में गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन राज्यों में लोगों ने शराब पीनी ही छोड़ दी है। उल्टे इससे एक नया चैलेंज खड़ा हुआ है ब्लैक मार्केट का। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों का 20 से 40% तक का बजट, यानी जैसे अस्पताल है, स्कूल है, सड़कों के लिए पैसा, ये सब शराब पर लगने वाले टैक्स से आ रहा है। यानी शराब अगर इमोरल है तो वहीं कई मोरल चीज़ों को फंड भी ये शराब कर रही है। यहाँ पर हिस्टोरियंस एक तीखा सवाल उठाते हैं, जो चीज़ समाज को अंदर से खोखला कर रही है उसी के टैक्स पर समाज का डेवलपमेंट कैसे टिका हो सकता है। ये इतिहास के बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस में से एक है, जहाँ सरकारें एक हाथ से बीमारी बेच रही हैं और दूसरी हाथ से उसी पैसे से अस्पताल बनवा रही हैं। आज के दौर में भी शराब को लेकर साइंस की दुनिया में एक बहस चल रही है, जो शायद इस कहानी का सबसे फ्रेश पार्ट है। कई दशकों तक ये माना जाता रहा और आपने सुना भी होगा कि हल्की मात्रा में रेड वाइन पीना दिल के लिए फायदेमंद होता है। इसे फ्रेंच पैराडॉक्स कहा गया, क्योंकि फ्रांस में लोग हेवी खाना खाने के बावजूद दिल की बीमारियों से कम मर रहे थे और इसका क्रेडिट वहाँ की वाइन कल्चर को दिया गया। लेकिन हाल के सालों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं ने अपना रुख बदला है। कुछ हालिया स्टडीज़ का कहना है कि शराब की कोई भी क्वांटिटी पूरी तरह से सेफ नहीं मानी जा सकती। ये अभी भी साइंटिस्ट के बीच पूरी तरह से सुलझा नहीं है और अलग अलग स्टडीज़ अलग अलग रिजल्ट देती हैं। हालांकि इतना ज़रूर है दोस्तों कि जो ड्रिंक कभी दवा और सामाजिक जोड़ का जरिया मानी जाती थी, आज वही ड्रिंक अपने शुरुआती दावों के सवालों के घेरे में है। तो दोस्तों, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो शराब की कहानी सिर्फ एक ड्रिंक की कहानी नहीं रह जाती। ये इंसान की पूरी यात्रा की कहानी है, जहाँ एक साधारण सा केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे धर्म, अर्थव्यवस्था, गुलामी, साम्राज्यवाद और आज की राजनीति की तरह फैल गया। 9000 साल पहले चीन के एक गांव में जो घटना महज एक इत्तेफाक लगती थी, उसने आगे चलकर पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। ना इस कहानी में पूरी तरह से कोई हीरो है, ना पूरी तरह से कोई विलेन, बस इंसान है अपनी मजबूरियों, अपनी चाहतों और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के साथ। और शायद यही वजह है कि आज भी हज़ारों साल बाद हम इस एक एक्सीडेंट से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी शराब की। आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।